प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह आपके साथ हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं CBSE क्लास 8 में जो आपकी पुस्तक है जिसका नाम है हनी ड्यू। और हनी ड्यू का जो पहला प्रोज सेक्शन है, आपको याद होगा इससे पहले हमने जितने भी हमारे पोइट्री सेक्शन है हमने उसका लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद किया था, हिंदी ट्रांसलेशन किया था और उसका भावार्थ इन एक्सप्लेनेशन भी उसका हमने किया था। और उसके वीडियो आपको यहाँ उपलब्ध है, चैनल पे उपलब्ध हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं आपका जो प्रोज सेक्शन है उसका। और जो प्रोज सेक्शन है उसका पहला जो लेसन है उसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। ठीक है, क्या नाम है इसका? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार है उसके बारे में है। और इसको लिखा है सर माइकल एंड्रयू ब्रीज मोरपुरगो। किसने लिखा है? सर माइकल एंड्रयू ब्रीज मोरपुरगो। तो जैसा कि हम हमेशा करते रहे हैं कि किसी भी लेसन को शुरू करने से पहले हम उसके ऑथर के बारे में बात करते हैं, उसके ऑथर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम यहाँ भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। और यहाँ हम किसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं? सर माइकल एंड्रयू ब्रीज मोरपुरगो। सर माइकल एंड्रयू ब्रीज मोरपुरगो, उन्हीं के बारे में हमको यहाँ जानना है, जो एक ब्रिटिश पोइट थे। और ब्रिटिश पोइट नहीं, ऑथर भी थे, प्ले राइट भी थे और चिल्ड्रन नोवेल के लिए भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये चिल्ड्रन नोवेल भी लिखते रहे हैं और उसमें भी इनकी पहचान रही है। इनका जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1943 और ये आज अबाउट 77 ईयर्स ओल्ड हैं, यानी कि 77 वर्ष के आज ये लगभग हैं और अभी जीवित है। ठीक है, तो 5 अक्टूबर 1943 को इनका जन्म हुआ था। ये ब्रिटिश पोएट थे। ही इज़ नोन फॉर चिल्ड्रेंस नोवेल, ये चिल्ड्रेंस नोवेल के लिए जाने जाते हैं। और इनके जो कुछ प्रमुख जो नोवेल रहे हैं जैसे वार हॉर्स, वाई द व्हील्स केम और प्राइवेट पीसफुल। ठीक है, प्राइवेट पीसफुल, तो ये इनके नोवेल रहे हैं, ये इनके काम रहे हैं जिसके लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे हम लोग कि इनके बारे में अब आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम इनके बारे में आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इनके बारे में, तो इनके बारे में अब हमको पढ़ना है इस लेसन के माध्यम से। जब हम इस लेसन के माध्यम से इसमें पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि इन्होंने इसमें क्या लिखा है, जिसका टाइटल है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। बेहतर होगा कि आप अपनी पुस्तक पास लेकर के बैठें ताकि आपको देखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। सबसे पहले ऊपर में देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या लिखा हुआ है। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? और यहाँ पे हमको कुछ डेट दिया है, इन्होंने कहा है कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण डेट दिए गए हैं जिसके बारे में आप गेस करें कि ये तिथियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं। जैसे 4 जुलाई 1766, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961 और 20 जुलाई 1969। और नीचे लिखा हुआ है द आंसर आर ऑन पेज नंबर 23, यानी कि इन प्रश्नों के उत्तर, यानी कि इन तिथियां क्यों महत्वपूर्ण हैं, ये आपको पेज नंबर 23 पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम उसको वहाँ से नोट कर लेंगे, ये आप लोग नोट कर लेंगे इस तिथियों की महत्वपूर्ण क्यों है। ये संभव है कि आपसे परीक्षा में पूछा जाए। तो अब हम शुरुआत करते हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, जिसको लिखा है किसने? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। बेस्ट जो है वह सुपरलेटिव डिग्री है, यानी सबसे अच्छा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको लिखा है सर माइकल एंड्रयू ब्रीज
मोड पुड़गो। आइए हम पहले पैराग्राफ से इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले पैराग्राफ से इसकी शुरुआत करते हैं और क्या है देखते हैं। तो पहले पैराग्राफ में कहते हैं, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रीडपोर्ट, ए रोल टॉप डेस्क। मैंने ब्रीडपोर्ट में एक जो जंक शॉप होता है, जहाँ पे कबाड़ की दुकान जिसको आप कहते हैं, जहाँ कचरा कबाड़ा सब बेचा जाता है, जहाँ पुरानी चीज़ों को हम बेच लेते हैं, वहाँ पर मैंने एक डेस्क देखा जिसका रोल टॉप मतलब रोल था, उसके ऊपर टॉप पे उसके ऊपरी सिरा पर जो था वो गोलाकार था। यानी आपने देखा होगा कि गांव घर में कुछ पुराने जो डेस्क बने होते हैं उसके ऊपर एक गोला सा लगा होता है, लकड़ी का ही लगा होता है, तो वैसा एक रोल टॉप उसके ऊपर भी लगा हुआ था। ठीक है, द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ऑल। तो आदमी ने कहा, जो वहाँ पर था, उसने कहा कि यह डेस्क 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी का जो है वो है और ओक का बना हुआ है, यानी सबतूत का बना हुआ, सबतूत की लकड़ी का बना हुआ है। और उसके बाद कहता है कि आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मैं हमेशा इस प्रकार का एक डेस्क खरीदना चाहता था। लेखक कहते हैं कि मैं हमेशा इस प्रकार का एक डेस्क खरीदना चाहता था। ठीक है, बट कहते हैं कि बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन क्या होता है कि ऐसे जो डेस्क होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं, इसलिए मैं उसको कभी खरीद नहीं पाया। दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, लेकिन यह एक जो था ये बहुत ही बुरे हालात में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग क्लम्सली मेंडेड, स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। कहते हैं कि यह डेस्क जो था बहुत बुरे हालत में था, जिसका ऊपरी गोलाकार सिरा जो ऊपर रोल टॉप था वो कई टुकड़ों में बटा हुआ था। इसके एक पाया यानी इसका एक जो पैर था, यानी जो नीचे से लगा होता है पाया, वो ऐसा लगता था जैसे उसको ठोक करके बहुत सारा मरम्मत किया गया है उसमें। ठीक है, और इसके एक तरफ जले हुए का निशान भी था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, इट वॉज गोइंग फॉर एवरी लिटिल मनी, इट वॉज गोइंग फॉर एवरी लिटिल मनी, यह कम कीमत पर बिक रहा था। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें इतनी सारी खामियां होगी उस चीज़ को कम कीमत में बेचना पड़ेगा, तो वो जो उसकी कीमत थी वो कम थी। तो लेखक कहता है, थॉट आई कुड रीस्टोर इट, आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत कर सकता हूँ, इसलिए मुझे उसको ले लेना चाहिए। यानी कि लेखक ने सोचा कि मुझे इसको रीस्टोर करने की क्षमता मुझ में है, मैं इसकी मरम्मत करवा सकता हूँ। और चूँकि काफ़ी समय से मैं चाहता भी था कि एक ऐसा ही डेस्कटॉप मेरे पास डेस्क ऐसा ही हो, तो और ये कम कीमत पे भी मिल रहा था, तो लेखक ने उसको खरीदने की कोशिश की। इट वुड बी अ रिस्क, हालांकि ये जो था ये बड़ा ही रिस्की था, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। कहते हैं, लेखक कहते हैं कि यह एक चुनौती थी लेकिन मैंने इसे स्वीकार किया। ठीक है, और क्या किया, आई हैड टू हैव इट, मुझे यह लेना ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ अ गैराज। कहते हैं कि मैंने इसकी कीमत दे करके इसको खरीद लिया और इसे अपने गैराज के पिछवाड़े में, यानी कि वर्करूम कहते हैं, जहाँ कार्यशाला, आप इसको कहते हैं लैब जिसको हम कहते हैं, तो विज्ञान में कार्यशाला जो होती है उसको लैब कहते हैं। वर्करूम, वर्क मतलब काम होता है, तो जहाँ पे आदमी अपना काम करता है, प्रयोग करता है, ऐसा। तो लैब जब हम कहते हैं तो उसका संबंध विज्ञान से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वर्कशाला का मतलब जहाँ पे वो प्रयोग करता है, हालांकि वैज्ञानिक प्रयोग तो नहीं है, लेकिन फिर भी लेखक वहाँ पे प्रयोग करते हैं, यानी ठीक ठाक करता है अपने सामान को। गैराज आप जानते हैं, हमारे यहाँ गैराज का प्रयोग क्या होता है, गाड़ियों को ठीक कराने के लिए हम गैराज में लेके जाते हैं। तो लेखक ने उसको क्या किया कि अपने गैराज में स्टोर किया, वहाँ लेकर के वो आ गया पीछे वाले हिस्से में। ठीक है, और उसके बाद कहता है, आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्रिसमस के मौके पर, यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या, ईव मतलब होता है की पूर्व संध्या, यानी एक दिन पहले। ठीक है, तो मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इस पर काम करना शुरू किया, यानी कि आई इसको ठीक करने का प्रयास शुरू कर दिया। अब क्या कहते हैं कि आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉज।
कहते हैं कि आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने डेस्क के गोलाकार सिरे को ऊपर जो लगा हुआ था उसको वहाँ से हटा दिया और उसमें जो दराज लगा हुआ था जिसमें सामान रखा जाता है उसको बाहर की तरफ खींचा। मैंने क्या किया, उसको बाहर की तरफ खींचा। द वीनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। कहता है, लेखक कहते हैं कि उसकी जो पतली परत थी वो ऊपर की तरफ उठी हुई थी, जैसे पानी में डालने के बाद कोई चीज़ खराब होता है वैसा लेखक को लगा कि ये कैसे खराब हो गया है, तो इसमें पानी लग गया होगा। और होता है लकड़ी की कोई चीज़ जब हम लोग भी देखते हैं पानी पड़ जाए तो वो क्या करता है कि उसका एक परत छोड़ करके ऊपर आ जाता है, जो संभवतः चिपकाया गया होता है उस पर, तो वो क्या होता है कि छोड़ करके ऊपर की तरफ आ जाता है। तो लेखक को ऐसा ही लगा कि इसका जो ऊपरी परत है वह बाहर आ गया है, वह निकला हुआ है। किस वजह से? पानी पड़ने की वजह से वो निकला हुआ है। ठीक है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डिस्क। कहते हैं बोथ वाटर एंड फायर, यानी फायर एंड वाटर यानी आग और पानी। कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि अंतिम दराज ज़्यादा चिपकी हुई थी और आग और पानी जो दोनों ने क्या किया था कि डेस्क से अपना कर वसूल कर लिया था, यानी कि अपनी अपनी कीमत वसूल कर ली थी। लेखक ने पहले ही बताया था कि रोल टॉप का जो बाहरी का सिरा था वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जला हुआ, यानी बहुत ख़राब कंडीशन में था। और अब अंदर का सिरा जब देखते हैं, दराज को खोल करके देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि उसमें क्या है, तो पानी लगा हुआ है। कहते हैं द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, यानी कि जो आखिरी दराज था, जो लास्ट वाला दराज था वो चिपका हुआ था, यानी वह आसानी से बाहर होता है। बहुत दिनों से अगर कोई दराज बंद हो तो जाम के जैसी स्थिति उसमें हो जाती है, तो ऐसा ही था, वह जाम हो गया हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। तो मैंने क्या किया, लेखक कहते हैं कि मैंने क्या किया कि इसे आसानी से बाहर निकालने की कोशिश की। इसको क्या कि खींचने का कोशिश किया कि आसानी से बाहर यह आ जाए। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और अंत में मैंने बहुत अधिक ताकत लगाया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवल अ शैलो स्पेस अंडरनेथ ए सेक्रेड ड्रॉवर। कहते हैं कि अंत में जब नहीं खुला तो मैंने क्या किया कि उस पर पूरी ताकत लगाई और उसको चोट मार करके, यानी उसको हिला डुला करके नीचे की तरफ निकाला। और उसको जब नीचे की तरफ निकाला तो उसके ऊपर ना ऐसा लगा जैसे सेलो टेप चिपका हुआ है, उसमें ऐसा लगा कि वो एक तरफ जो है नीचे की तरफ निकाला तो उसको ऐसा लगा कि ये वन साइडेड है, यानी एक तरफ जो है वो खाली है। ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवल अ शैलो स्पेस अंडर नेथ अ सैक्रेड ड्रॉवर, और उसके अंदर मुझे ऐसा लगा कि एक छुपा हुआ ड्रॉवर भी है, सैक्रेड ड्रॉवर भी है जिसपे किसी की नज़र नहीं जाती है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहाँ कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। तो लेखक ने क्या किया कि उसमें देखा कि उसमें कुछ था, तो उसमें उसने हाथ डाला तो कहता है कि वहाँ मुझे ऐसा लगा कि एक ब्लैक टीन बॉक्स है, यानी काले कलर का टीन बॉक्स वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, टीन का डब्बा लगा हुआ है। और कहता है कि सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लिंट नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन सैकी हैंड राइटिंग। तो उस टीन के डब्बे के अंदर उसको लगा कि सेलो टेप जो चिपका हुआ है और लाइनदार पत्र जो लिखने वाला कागज़ होता है वैसा लिंट नोट पेपर जो है वो उसके अंदर था। उसको ऐसा लगा जैसे इसके अंदर पत्र लिखने वाला कागज़ जो है वो लगा हुआ था, और उस पर टेढ़ी मतलब हाथ की लिखाई में कुछ लिखा हुआ था। अब क्या लिखा हुआ था, तो उसमें हैंड राइटिंग में कुछ न कुछ लिखा हुआ था। वो क्या लिखा हुआ था, जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। और लिखा हुआ था
कि जिम का 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ अंतिम पत्र, यानी 1915 को यह पत्र प्राप्त हुआ था, जो लास्ट लेटर था जिम का। अब जिम कौन है, ये चीज़ हम लोगों को थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, जो आगे हम लोग को कहानी में मिलेगा। टू बी ब्रूड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, कहते हैं कि जब समय आए मेरे साथ दफनाया जाए, इस पत्र को ऐसा उस पर लिखा हुआ था कि जब समय आ जाए तो इसको क्या किया जाए, मेरे साथ when time comes it brewed with me, से मेरे साथ दफनाया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples, it usually does। मैं जानता था कि मेरा जो डब्बा खोलना था यह गलत था, लेकिन मेरी जिज्ञासा जो है वो मेरे नैतिक संकोच पर भारी पड़ा। यानी कि किसी का पत्र पढ़ना जो होता है, लेखक कहता है कि मुझे मालूम था कि गलत था, लेकिन फिर भी क्या करें, स्वभाव जो है और जिज्ञासा ने मुझे ऐसा करने के लिए विवश कर दिया। ऐसा फिर सामान्य बात हो गई। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, और बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। और कहते हैं द एड्रेस रेड, वहाँ पर जो था एक एड्रेस पढ़ने के लिए मुझे मिला। मिसेज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर पीसेज ब्रिडपोर्ट डोरसेट, उस पर लिखा हुआ था एक पता, मिस्टर जिम मैकफर्सन 12 कॉपर पीसेज ब्रिडपोर्ट डोरसेट। और उस पते के बाद क्या है, आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने डब्बे से उसको हटाया और उस पत्र को अनफोल्ड किया, यानी खोल दिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26, 1914। यह जो है पेंसिल से लिखा गया था और इसके ऊपर वाले हिस्से पर, यानी पत्र के ऊपर के भाग पर एक तिथि लिखी हुई थी, 26 दिसंबर 1914। ठीक है, तो अभी तक का जो है इसको हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। लेखक जो है एक कबाड़ की दुकान पर जाता है, और कबाड़ की दुकान पर जब लेखक जाता है तो उसको वहाँ पर एक मिलता है, क्या मिलता है, एक डेस्क देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर क्या मिलता है उसको, एक डेस्क देखने के लिए मिलता है। और वो डेस्क क्या है, तो वो डेस्क जो है वह सहतूत की लकड़ी का बना हुआ है, काफ़ी पुराना डेस्क है, जिसके बारे में वह दुकानदार उसको बताता है कि यह 19वीं शताब्दी का डेस्क है। ठीक है, और चूँकि लेखक की जिज्ञासा हमेशा से रही है कि वह ऐसा ही एक डेस्क खरीदे, लेकिन क्या होता है कि चूँकि ऐसे डेस्क काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए लेखक आज तक ऐसा डेस्क नहीं खरीद पाया है। लेकिन आज संयोग से उसे एक ऐसा डेस्क दिखाई दिया जो इस कंडीशन में है कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अब जब उसको ऐसा लगता है कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होगी तो वह उसको खरीदने की इच्छा जताता है। हालांकि डेस्क इतने ख़राब हालत में है कि उसको देख करके कोई उसको खरीदने का रिस्क नहीं लेगा, लेकिन लेखक को ऐसा लगता है कि वो उसको खरीद सकता है और उसको ठीक कर सकता है, इसलिए लेखक ने क्या किया, तो उसको खरीद लिया। और जब लेखक ने उसको खरीद लिया तो उसको अपने गैराज में ले आया। क्यों ले आया, ठीक करने के लिए ले आया। और जब वो उसको लेकर के अपने गैराज में आया तो उसने उसको खोला। उसको जब उसने खोला तो सबसे पहले तो उसके ऊपर जो रोल टॉप लगा हुआ था, लकड़ी का जो गुंबद जैसा बना हुआ था, उसको उसने उससे हटा करके अलग कर दिया। फिर उसके दराज को जब खोला तो उसके एक सेक्रेट दराज में उसे टीन का एक डब्बा मिला और डिब्बे में एक पत्र मिला। और वह पत्र किसके नाम लिखा गया था, तो मिसेज जिम मैकफर्सन के नाम लिखा गया था। अब इसमें कुछ तिथि भी आपको दी गई है कि वह पत्र प्राप्त हुआ था 25 जनवरी 1915 को, जबकि वह पत्र लिखा गया था 26 दिसंबर 1914 को। जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो उसके ऊपर जो है हम तिथि अंकित करते हैं कि यह पत्र कब लिखा गया है। लेखक ने उस पत्र को खोला। अब उस पत्र के अंदर क्या है वो हम लोग अब इस सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेकेंड पैराग्राफ में हम अब आते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा है उस पत्र में। तो लिखा है, डियरेस्ट कॉनी, कॉनी जो एक नाम है, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। कहते हैं कि आज जो मैं पत्र लिख रहा हूँ प्रिय कैनी, तो एक ऐसी कंडीशन में लिख रहा हूँ जब मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ।
और मैं बहुत ही प्रसन्न क्यों हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है। आश्चर्यजनक लेकिन सुखद। कभी कभी आश्चर्यजनक घटनाएं जो होती है वो बड़ी ही दुखद होती है, लेकिन आज जो घटना घटी है वो आश्चर्यजनक तो है लेकिन साथ ही साथ बहुत ही सुखद भी है। इसलिए मैं बहुत अच्छे मूड में आज तुमको पत्र लिख रहा हूँ। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंसेस एस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। कहते हैं कि मैं उसी क्षण के बारे में जो मेरे साथ घटित हुआ है उसी के बारे में इस पत्र में मैं तुमको बताता हूँ। हम यानी कि हम उसकी पूरी टीम कल सुबह एक जगह कहाँ खड़े थे, ट्रेंचेस कहते हैं, जो कोई सैनिक जहाँ खड़ा होता है, कोई मोर्चा उसको दिया जाता है कि यहाँ पे तुमको रहना है, तो वो उसको ट्रेंचेस कहते हैं। तो ट्रेंचेस के पास खड़े थे कहाँ, एस्टरडे मॉर्निंग यानी पिछली सुबह को। दैट वाज क्रिसमस मॉर्निंग। और वो क्या था, यह क्रिसमस की सुबह थी। अब आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि 26 को पत्र लिखा गया और 25 दिसंबर को क्या होता है, क्रिसमस होता है। इट वाज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज। कहते हैं कि यह बिल्कुल वैसी ही सुबह थी जैसी सुबह सुहावनी होती है, बिल्कुल शांत और सुहावनी। मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। इतनी सुहावनी जितनी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, इतनी अच्छी सुबह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। इतनी ठंडी और कोहरे से भरी हुई जितना कि क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। क्रिसमस दिसंबर के महीने में होता है, वो सर्दी का महीना होता है और सुबह सुबह काफ़ी कोहरा लगा होता है। तो लेखक कहता है कि बिल्कुल उतनी ही ठंडी जितना आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिसंबर के महीने में ठंडी रहती होगी, और उतना ही कोहरा लगा हुआ था जितने की हम और आप अपेक्षा करते हैं। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसी शानदार सुबह वाले दिन की शुरुआत की। यानी कि वह कहना चाहता है अपनी प्रेयसी से कि वह सुबह जो थी इतनी शानदार थी जो मेरे लिए मेमोरेबल हो गई, मेरे लिए यादगार हो गई। बट द ट्रूथ आई एम असेम्ड टू से। लेकिन सच यह है कि मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। इट दैट फ्रिट्ज बिगन इट। क्यों शर्मिंदा हूँ कि फ्रिट्ज ने इसकी शुरुआत की। अब ये फ्रिट्ज कौन है ये भी हमको आगे देखने को मिलेगा। कहते हैं कि मैं उस शानदार सुबह की शुरुआत कर रहा था जो मुझे आश्चर्यचकित करता था, जो आनंदित करता था, लेकिन मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है कि इसकी शुरुआत फ्रिट्ज ने की। अब फ्रिट्ज क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। पहले किसी ने मोर्चे के दूसरे तरफ से झंडे को हिलते हुए देखा। और झंडा कैसा, सफ़ेद झंडा। सफ़ेद झंडा जो होता है वह मोर्चे पर अगर दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है शांति, यानी युद्ध विराम की घोषणा, यानी युद्ध न होने जैसा। ठीक है, जब कोई भी देश शांति चाहता है, दूसरे देश से युद्ध नहीं करना चाहता है, तो वह सफ़ेद झंडा लहराता है। तो लेखक कहता है कि उसने एक सफ़ेद झंडा देखा अपोजिट साइड, यानी दुश्मन के साइड में। देन दे वेर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। कहते हैं कि फिर वे उस जगह पे, नो मैंस लैंड उस जगह को कहते हैं जहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता है। तो जब भी दो देश की सीमा जहाँ टकराती है वहाँ बीच में कुछ जगह ऐसे होते हैं जो नो मैंस लैंड होते हैं, और वो इसलिए रखे जाते हैं ताकि दोनों देश की सीमा के जो सैनिक है वो आपस में टकरा न जाए, झगड़ा न हो जाए या गोलीबारी न हो जाए। तो उसने देखा कि नो मैंस लैंड के दूसरी तरफ, यानी उस निर्जन भूमि की दूसरी तरफ जहाँ लोग नहीं थे, से लोग चिल्ला रहे थे, यानी दूसरे देश के जो सैनिक थे वो चिल्ला रहे थे, क्रिसमस मुबारक टॉमी, क्रिसमस मुबारक, तुमको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई टॉमी, तुमको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। तो ऐसा दूसरी तरफ से आवाज आते। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रीड्स, सेम टू यू। और जब ऐसा हुआ, एक तरफ से क्रिसमस की आवाज़ आ रही थी, तो
दूसरी तरफ से फिर वापस भी आवाज़ गई और हमारे तरफ में से किसी ने भी, हम में से किसी ने भी वापस चिल्लाकर कहा, आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। I thought that would be that we all did, but then suddenly one of them was up. There is his great coat and waving a white flag. Don't shoot, lads. Some shouted and no one did. कहते हैं कि हमने सब ने मिल करके एक साथ उसको क्रिसमस की बधाई दी। जब पहले हम में से भी किसी ने चिल्लाकर कहा कि आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई, तो फिर उसी चीज़ को हम सब ने मिलकर किया। ठीक है, मैंने सोचा इसका मतलब यही था, हम सब ने एक साथ मिलकर के क्रिसमस की उसको भी बधाई दी। लेकिन तभी क्या हुआ, अचानक उसमें से एक उठा जो भूरे रंग का भारी कोट पहने हुआ था, ग्रेट कोट, यानी भूरे रंग का भारी कोट उसने पहन रखा था और हाथ में सफ़ेद झंडा हिला रहा था, यानी युद्ध विराम शांति का प्रतीक होता है झंडा, तो वह हिला रहा था। और फिर क्या हुआ कि डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, उसमें से कोई एक चिल्लाया कि निशाना मत लगाना, और किसी ने निशाना नहीं लगाया, नो वन डिड। देयर वाज अनदर फ्रीज अप ऑन द parapet and another, keep your heads down. I told the man it's strict but it wasn't. अब उनमें से एक अन्य फ्रिज उठा जो पुल की दीवार पर खड़ा था, और उसके बाद फिर एक और उठा। मैंने उन लोगों को कहा, अपने सिर नीचे झुकाए रखो, यह उनकी चाल है, परंतु यह चाल नहीं थी। मैंने अपने सैनिकों, जब उसमें से 2-3 सैनिक उठ करके आने लगे, तो मैंने अपने सैनिकों से कहा कि ऐसा करो कि तुम लोग अपनी नज़र नीचे झुकाए रखो, यह संभव है कि यह दुश्मनों की चाल हो, कि वह सफ़ेद झंडा लेकर के दिखा रहे हो लेकिन आक्रमण करने के मूड में हो। One of the Germans was waving a bottle above his head. It's a Christmas day, Tommy. We have snaps, we have sieges, we meet you. Yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. कहते हैं कि उन जर्मनों में से, जो जर्मनी के जो वो लोग थे, उनमें से एक ने अपने सिर पर बोतल रखा था जो हिल रहा था। यह क्रिसमस दिवस है टॉमी, वो हमें कह रहे थे कि टॉमी ये क्रिसमस दिवस है, हमारे पास शराब है, हमारे पास शराब है। और वो बोतल किस चीज़ की थी, शराब की थी। और हमारे पास कबाब भी है, कहते हैं कि वो कह रहे थे कि हमारे पास शराब भी है और कबाब भी। कबाब कहते हैं मांस को। वी मीट यू, हम आपसे मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसमें इस बात का सूचक है, भले यह सेंटेंस अफर्मेटिव में लिखा गया हो, लेकिन जब क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वो जाता है क्या हम आपसे मिल सकते हैं। यस, क्या हम आपसे मिल सकते हैं। तो by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. और फिर तभी अचानक उनमें से दर्जनों थे जो नो मैंस लैंड की तरफ, हमारी भूमि की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनके में से किसी के पास बंदूक नहीं थी। सभी जो थे वो खाली हाथ थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप। लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो था वह उठने वाला पहला लड़का था। उसमें से जो उठ रहे थे उसमें सबसे पहले जो उठा था वो लिटिल प्राइवेट मॉरिस नाम का लड़का था। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। और फिर क्या हुआ कि आओ लड़कों, किसका इंतज़ार कर रहे हो। वो जो लिटिल मॉरिस था, मॉरिस जो था, उसने कहा कि आप लोग आगे बढ़ो, आप किसका इंतज़ार कर रहे हो। और उसके बाद कहते हैं एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम। और फिर तब उनको रोकने वाला वहाँ कोई नहीं था। उनकी भावनाओं के आगे ऐसा लगा जैसे ये कोई रुकावट अब नहीं है। ठीक है, आई वॉज द ऑफिसर, मैं एक पदाधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड। कहते हैं चूँकि मैं एक अधिकारी था, मैं समझता हूँ कि मैंने इनको वहीं रोक देना चाहिए था। एक अधिकारी होने के नाते दुश्मन की सेना को जो
हमारी तरफ बढ़ रही थी उसको वहीं पे मुझे रोक देना चाहिए था। पर सच्चाई यह है कि उस समय मेरे मन में यह बात नहीं आई कि मुझे उनको रोकना चाहिए। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. कहते हैं कि मैं उन लोगों तथा हमारे लोगों को भूरे कोट तथा खाकी कोट पहने हुए एक दूसरे की तरफ युद्ध की भूमि के मध्य आते हुए देख रहा था। मैंने देखा कि कुछ उनके लोग और कुछ हमारे लोग भी बढ़ करके अब उस नो मैंस लैंड की तरफ जा रहे थे और एक दूसरे से मिलने के लिए आते हुए दिखाई दे रहे थे, और मैं भी उनमें से एक था। कहता है कि मैं भी उनमें से, एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं इसका एक हिस्सा था, मैं भी उसका एक हिस्सा था। अब कहते हैं कि इन द मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, और युद्ध के बीच हम शांति कर रहे थे। यानी ऐसा था कि जिस शत्रु सेना से युद्ध चल रही थी उसी के बीच हम शांति का प्रस्ताव लेकर के चल रहे थे। अब देखते हैं और क्या कहते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, हैंड outstretches hand solve, he said, gripping my hand warmly and holding it. प्रिय कैनी, तुम विश्वास नहीं कर सकती कि उस समय मेरे मन में कैसी कैसी भावनाएं उठ रही थी जब मैंने फ्रीज अधिकारी की आंखों में देखा जो हाथ को फैलाए हुए मेरे पास पहुंचा, और उसने बड़ी गर्मजोशी से, वो अप्रोच्ड मी, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, हैंड्स ऑल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने बड़ी ही गर्मजोशी से यानी बहुत ही उत्साह से मेरे हाथ को पकड़कर मिलाते हुए कहा, हैंड्स वोल्फ, उसने हाथ को हिलाते हुए कहा कि हैंड्स वोल्फ, हैंड्स वोल्फ नाम रहा है। ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने बहुत ही उत्साह के साथ मेरे हाथ को थाम लिया। आई एम फ्रॉम ड्यूसेलड्रॉफ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। मैं क्या था कि मैं डसेलडॉर्फ में से हूँ। डसेलडॉर्फ नाम का एक जगह है जब वहाँ से मैं हूँ। उस विरोधी अधिकारी ने, फ्रीज अधिकारी ने कहा कि मैं डसेलडॉर्फ नामक स्थान से हूँ। मैं गायन मंडली में, यानी जो लोग गाना गाते हैं, जो अपने यहाँ भी होते हैं, बहुत सारे गायन मंडली होते हैं जो शादी विवाह में हम लोग बुलाते हैं बैंड बाजले को, तो उस बैंड वाले में मैं एक सेलो, सेलो क्या है, एक वाद्य यंत्र है जो बजाया जाता है, बजाता हूँ। और फिर उसने कहा कि हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई, यानी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामना। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। फिर मैंने कहा कि कैप्टन जिम मैकफर्सन, आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। मैं डोरसेट नामक स्थान से हूँ और मैं एक स्कूल में अध्यापक हूँ जो इंग्लैंड के पश्चिम में है। अब दूसरे पैराग्राफ की तरफ आते हैं। जब वो उस लेटर को निकालता है लेखक, तो उसमें क्या देखता है कि एक अधिकारी ने अपनी पत्नी को यह पत्र लिखा है जिसका नाम है कॉनी, और कॉनी को पत्र लिखते हुए वो उस घटना की जिक्र करता है जो पिछली शाम को, यानी क्रिसमस डे के दिन वह घटित हुई है। वह लेखक यानी कि वो अधिकारी कहता है कि उस दिन हम लोग जो थे नो मैंस लैंड के पीछे खड़े थे और शत्रु की सेना नो मैंस लैंड के आगे खड़ी थी। तभी अचानक क्या हुआ कि शत्रु की सेना में से एक व्यक्ति उठा जिसने ग्रे कलर का ओवरकोट पहन रखा था और हाथ में सफ़ेद झंडा उसने थाम रखा था, और वह हमारी तरफ बढ़ता इससे पहले उसमें से किसी एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा कि गोली मत चलाना, और वह धीरे से हमारी तरफ बढ़ता आया और उसने वहाँ से चिल्लाकर हमें क्रिसमस की बधाई दी। यह बड़ा ही उत्साहवर्धक था और बड़ा ही अद्भुत प्रतीत होता था। यह देख करके क्या हुआ कि मैं मुझे रोकना चाहिए था उन लोगों को, लेकिन मैं उनको रोक नहीं सका।
मैं एक अधिकारी था, लेकिन फिर भी मैं उनको रोक नहीं सका। उनमें से एक ने अपने सिर पे शराब की एक बोतल रखी थी और वह दिखाते हुए कहा कि हमारे पास शराब भी है और कबाब यानी मांस भी है और हम चाहते हैं कि तुमसे मिलना। और फिर बहुत सारे दर्जनों शत्रु की सेना में से निकल करके हमारी तरफ आए और फिर हमारे बीच से भी कुछ लोग निकल करके उनको क्रिसमस की बधाई देते हुए नो मैंस लैंड की तरफ बढ़ गए। फिर ऐसा हुआ कि उनमें से एक आया जिसका नाम क्या था, हैंस वोल्फ था। वह आया, उसने बड़ी गर्मजोशी से मैं उससे हाथ मिलाया और उसने बताया कि मैं वाद्य यंत्र बजाता हूँ, मैं वाद्य यंत्र बजाने वाला हूँ और मैं डसेलडॉर्फ नामक स्थान से हूँ। फिर मैंने भी उससे हाथ मिलाया और मैंने उससे कहा कि मैं जिम मैकफर्सन हूँ और मैं डोरसेट नामक स्थान से हूँ जो पश्चिमी इंग्लैंड में पड़ता है। अब आगे क्या हुआ यह घटना हम लोग फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यह वीडियो चूँकि काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए इस लेसन को हम लोग 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि अब तक इस वीडियो में आपको सब कुछ बिल्कुल समझ में आया होगा और आपको यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।